तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 24 जून 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, विशेष समाचार आप सबको बताने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। तमाम साथी इसको शेयर ज़रूर कर देंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो आता हूँ आज सीधे खबरों पर। एक खबर आई है साथियों, दूसरों की ज़मीन अपनी बताकर 100 से ज़्यादा लोगों को ठगा। ये लखनऊ की खबर है और इंफ्राविजन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खोली थी इसने, और धोखाधड़ी के 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं इस आदमी के खिलाफ। एसटीएफ ने दबोचा है इसे और 25,000 का इनाम इस पर रखा हुआ था। और ये वही प्रमोद उपाध्याय है जिसने कभी मोहनलाल गंज कोतवाली का उद्घाटन किया था, यानी उसका जो मेन गेट होता है वो बनवाया था और उस पर नाम भी लिखा हुआ था इसका। तो हमारे पुलिस अधिकारी अपराधियों से भवन बनवाने के लिए भी पैसा लेने में संकोच नहीं करते हैं। इस प्रवृत्ति को बदला जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्थानों पर ऐसा देखा है, बल्कि बहुत सारे स्थानों पर क्या, शायद प्रत्येक थाना देश का, उसमें आधा पैसा वही लगा होता है जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं, जो पुलिस से मिलकर अपराध करते हैं, और वो कुछ हिस्सा पुलिस को अनऑफिशियल और ये ऑफिशियल भी दे देते हैं। अगर भवन निर्माण में लग रहा है तो वो तो ऑफिशियल हो गया, बाकायदा उनका नाम लिखा होता है उस पर। तो ऐसी प्रवृत्ति से देश को बचना चाहिए, इससे ठग, बेईमान और अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। एलानाबाद में पीएसीएल पल्स कंपनी की 200 एकड़ भूमि नीलाम होने जा रही है, जिसकी बोली साथियों 9 करोड़ से शुरू होगी। और पीएसीएल पल्स का आपको पता ही है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए की राशि इस कंपनी ने देश के 5.5 करोड़ लोगों से ठगी थी। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 फरवरी में सेबी को आदेश दिया था कि वो इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को सीज करे, नीलाम करे और निवेशकों की जमा राशि का 9% ब्याज के साथ 6 महीने में भुगतान करे। लेकिन सेबी सोता रहा, अब तक वो भुगतान नहीं कर सका है। और जब आंदोलन खड़ा हो रहा है, सेबी को भी हम बार बार धता बता रहे हैं, निंदा कर रहे हैं उसकी कार्यप्रणाली की, तो सेबी अब जागने लगा है। और जाग क्या रहा है, ये केवल एक झांसा है साथियों। सेबी के पास जितने भी मामले हैं पोंजी स्कीम से रिलेटेड, उन सबको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 में ट्रांसफ़र करवाना है, ताकि बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ अपने अपने ज़िले में, तहसीलों में शिविर लगाकर देश के निवेशकों का, न केवल पीएसीएल वालों का बल्कि सहारा वालों का, रोज़ वैली वालों का, साईं प्रसाद वालों का, समृद्धा जीवन वालों का, बाइक बोट वालों का, आदर्श वालों का, कैलकॉम वालों का, गरिमा वालों का, पिनकॉन वालों का, समर्थ वालों का, ड्यूवेल वालों का, विश्वास ट्रेडिंग वालों का, सागा ग्रुप वालों का, किम फ्यूचर वालों का, और आपका अल्केमिस्ट वालों का, सबका, यानी देश की 3 लाख जो कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, संजीवनी, नवजीवन, ट्रिनिटी, जनशक्ति वगैरह, इन सब के जितने भी निवेशक हैं उन सब का पैसा बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ के माध्यम से मिलना चाहिए। सेबी और सीआरसी जैसे चोचलों को, सरकार को अविलंब बंद कर देना चाहिए। इस मांग को लेकर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं, विशेष याचिका दायर करके साथियों। और याचिका में हमने बहुत सारी चीज़ों को समाहित किया है। बट्स एक्ट मेन है उसमें कि बट्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन देश भर में सुनिश्चित किया जाए और सबका पैसा उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना सरकार वापस करे, बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ के माध्यम से वापस करे। और चूँकि बट्स एक्ट को लेकर कुछ कन्फ्यूजन लोग, धूर्त किस्म के लोग ठग पैदा करते रहते हैं, तो उस कन्फ्यूजन को भी
दूर करवाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि ये जो कन्वर्जन का खेल अब तक चलता रहा है, अगर कोई ये कहता है कि साहब ये कंपनी बंद हो गई, ये सोसाइटी बंद हो गई, तो ऐसा तो हुआ ही नहीं है। कन्वर्जन चलता रहा है। चाहे वो PACL का मामला देख लो, किसान एग्रो में अब तक वो पैसा लेता रहा है, सहारा वाला अब भी ले रहा है, सागा वाला भी, साइंस सिटी वाला भी रोज़ नई कंपनी बना लेते हैं, कभी निधि बना लेते हैं, समृद्धा वाला, टोगो वाला, KBCL वाला, कर्म भूमि वाला, किसी को भी देख लो आप, GCA वाले को देख लो, कितनी उसने कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। सब ने कन्वर्जन का खेल खेला ठगों ने। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि साहब 2019 से पहले हमारी कंपनी बंद हो गई थी, तो वो झूठ बोलता है। कंपनी कोई बंद नहीं हुई है, आज तक चल रही हैं सब, बल्कि उन्होंने स्कीम्स को कन्वर्ट किया लोगों को ठगने के लिए। तो इस मामले को भी हम तथ्यों समेत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाएंगे और निश्चित रूप से देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का, भले ही वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसका पैसा बार्ट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत दिलाएंगे साथियों। इसलिए आप सब सुप्रीम कोर्ट की याचिका में सम्मिलित हों, बार्ट्स एक्ट को बल प्रदान करें, सरकार को विवश करें कि वो संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को अविलंब देश भर में क्रियान्वित करे। और यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो 31 जुलाई 2025 से शहीद आज़म ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस से हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से राष्ट्रव्यापी हल्ला बोल आंदोलन शुरू करेंगे, जो रेल रोको, चक्का जाम, भारत बंद और भी जो कुछ किया जा सकता है सब तक जाएगा। और निसंदेह हम इस पूरे बेईमान सिस्टम को ज़मींदोज़ करने में सफल होंगे। आप सबका भुगतान कराएंगे, आपको सुरक्षा सम्मान दिलाएंगे, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। सिरसा में भी पल की भूमि है साथियों, और 30 जून को इसकी नीलामी हो रही है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। कुछ खबरें और भी हैं, लेकिन खबरें तो आप कहीं से भी पढ़ते रहोगे। हमारा मुद्दा देश को जागरूक करना है कि हमारा देश जागरूक हो। साथियों, 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं देश में। हमारे लोकमान दास गोयल साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान, बड़े व्यथित हैं कि साहब लोग धन से सहयोग नहीं करते, आर्थिक सहयोग नहीं करते। 42 करोड़ हैं, एक एक करें तो 42 करोड़ रुपए हो जाएं, और 42 करोड़ रुपए हों तो कितनी देर की है ये सरकार, कितनी देर का है ये बेईमान सिस्टम। हम पल भर में इसका अंत कर सकते हैं साथियों। फिर तो 1 रुपये की भी ज़रूरत नहीं है। सच्चाई तो ये है, अगर 42 करोड़ का 1% भी एकमत हो जाए, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दे दे, तो 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1% लोग फूंक मार दें मिल के, तो हज़ारों मोदी, हज़ारों राहुल गांधी, हज़ारों अखिलेश यादव, हज़ारों ममता बनर्जी, हज़ारों नीतीश, हज़ारों नायडू, हज़ारों आइडू हवा में उड़ते हुए नज़र आएंगे। इतनी ताकत है आपकी, लेकिन इस ताकत को आप एकजुट नहीं कर पा रहे हो, संकलित नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे हो। सबसे पहला काम है अपनी ताकत को पहचानना, कि हम अपनी शक्ति को पहचानें कि हमारे पास कितना विशाल समुदाय है। अगर हमने उसको समझा लिया, जागरूक कर दिया, जनमत में कन्वर्ट उसको कर दिया, जैसे ठगों ने आपके निवेश को कन्वर्जन करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ निवेशित दिखाते रहे, ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना होगा देश के तमाम ठगी पीड़ितों को बार्ट्स एक्ट 2019 की तरफ। और जिस दिन आप ऐसा कर लोगे, उस दिन 1 घंटे में सबका भुगतान हो जाएगा, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए हैं अभी तक, प्रयास जारी हैं। निश्चित रूप से एक दिन कर लेंगे। 31 जुलाई से और ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर ही रहे हैं, ताकि कल कोई हमें ये न कहे कि साहब आपने ये नहीं किया था, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। सब करेंगे जब तक देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं हो जाएगा, निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा सम्मान नहीं मिल जाएगा। साथियों, ये सब कुछ करेंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए, तन से भी, मन से भी, धन से भी। और देश एक ऐसे उथल पुथल
से दौर से गुजर रहा है साथियों, कि उसे देख देख कर के मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। मेरे साथ भी कई घटनाएं ऐसी घटती जा रही हैं जिनका आधार भी वही चीज़ें हैं सब, जैसा कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, परसों से साथियों। कोई भरथना नाम की जगह है इटावा में, वहाँ कोई यादव सरनेम वाले पंडित जी रहे होंगे, यानी जन्म से यादव रहे होंगे। वैसे तो वेद हों चाहे कोई भी हमारे पुराण हों, सभी ये कहते हैं कि जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं। कर्म से मनुष्य ब्राह्मण बनता है, कर्म से क्षत्रिय बनता है, कर्म से वैश्य बनता है, कर्म से शूद्र बनता है। जन्म आपने जहाँ भी ले लिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि जन्म पर आपका अधिकार नहीं होता, लेकिन कर्म पर मनुष्य का अधिकार होता है। शरीर तो सब परमात्मा के ही बनाए हुए होते हैं, सब ईश्वर का अंश हैं, लेकिन हमारी मानसिकता, हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारे कर्म, ये सब संगति से बनते हैं, पारिवारिक व्यवहार से बनते हैं। तो इन्हें बदलने की बहुत ज़रूरत है बड़ी साथियों। ऐसी मतलब दुखद घटना है वो, कि वो कथा पढ़ रहे थे, भागवत कह रहे थे कहीं, और गलती से लोगों ने, ब्राह्मणों का गांव था, उनको ब्राह्मणी समझ लिया कि ब्राह्मणी होंगे, पंडित जी हैं, कथावाचक हैं। लेकिन बाद में किसी ने धूर्त ने कह दिया कि ये जो है जाति से ब्राह्मण नहीं है भाई, अहीर है, और इसे कूटो पकड़ के। तो न केवल पीटा लोगों ने उनको, दोनों को, जो आचार्य थे और कथावाचक थे, बल्कि उनका केस कर्षण कर दिया, मतलब मुंडन कर दिया, उनके बाल अपमानित करने के लिए छील दिए गए, और यहाँ तक कि कुछ महिलाओं का मूत्र तक उनके ऊपर छिड़क दिया गया, पिला दिया गया, और कहा कि भाई तुम अब यादव जी पवित्र हो गए, पक्के ब्राह्मण बन गए, अब तुम कथा कहा करो दुनिया में। तो साथियों मुकदमा दर्ज हो गया है, हालांकि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बहुत सारे लोग नामजद हैं। ऐसी एक घटना में उड़ीसा की देख रहा था कि एक एसटी समुदाय की लड़की ने एससी समुदाय के लड़के के साथ प्रेम विवाह कर लिया, तो वहाँ भी यही हुआ, भोज देना पड़ा, बकरे काटने पड़े, और जो है साहब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी। मतलब SC ST में भी ऐसी व्यवस्था है देश में। और साथियों हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही घटित होने जा रहा है, जो संयोग हो सकता है इन तमाम घटनाओं का। सरसंघ चालक साहब मोहन भागवत जी रोज़ प्रवचन दे रहे हैं कि भाई जातिवाद खत्म करना है। वो क्या नाम है उसका, वो हसोड़ सा जो है एक लड़का, अरे वो बागेश्वर वाला धीरेंद्र, वो भी कह रहा है नहीं जाति कहाँ से आई। मोहन भागवत रोज़ कह रहे हैं कि साहब जातिवाद ख़त्म करना है, शमशान एक करना है, भोजन एक करना है, रोटी बेटी करनी है, ये करना है, वो करना है। अगर जाति रहेगी तो राष्ट्र बिखर जाएगा, हिंदू एकजुट नहीं हो पाएगा, हिंदू ताकतवर नहीं हो पाएगा। लेकिन साथियों मैं तो दिल्ली के बिल्कुल पास में मेरा गाँव है, 100 किलोमीटर के दायरे में, और मैंने तो कोई प्रेम विवाह भी नहीं किया, कोई कथा भी नहीं पढ़ी कहीं, मतलब ऐसा कोई काम नहीं किया साहब कि जो प्रतिबंधित हो, उस पर किसी जाति विशेष का विशेषाधिकार हो खानदानी रूप से। और कर्म से आप देख ही रहे होगे, चूँकि दिन और रात सत्य का ज्ञान कराता हूँ देश को, तो कर्म से तो ब्राह्मणी हूँ जन्म से। भले ही लोगों ने मुझे बंगी घोषित कर रखा है, वाल्मीकि जिसको कह देते हैं, और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बिल्कुल नज़दीक हरिगढ़ से हूँ, जहाँ स्वयं नारायण अवतार लेते रहे हैं, वहीं से हूँ। वहीं मैंने भी अवतार ही लिया है एक तरह से, जब अब पता चल रहा है तो मेरे साथ भी कुछ लोगों ने, गुंडों ने ऐसा ही कर दिया है कि साहब ब्राह्मण की लड़की भंगी के घर में कैसे रह सकती है, तो अनर्थ हो गया, अन्याय होगा, मारो भंगी को। और साहब एक आदमी ने बाकायदा मुझे AK-47 राइफल से भून देने की धमकी दे दी परसों रात को, कि भून दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे नाम के सामने आज़ाद कैसे लग गया, तू तो चूड़ा है, चुहट्टा है, तू मतलब आज़ाद कैसे हो सकता है, नंबरदार कैसे हो सकता है, प्रवचन कैसे दे सकता है, और यूं क्यों और यूं क्यों। और साथियों इस पेन ड्राइव में कमिश्नर साहब ने बोला है कि साहब पेन ड्राइव में भर के दो, ये रिकॉर्डिंग सारी आप हमें, तो ये मैं भरवा लाया हूँ, और कल 11 बजे का टाइम है, कल मैं प्रस्तुत कर दूंगा ये। और इसके पीछे साथियों बड़ा एक ऐसा कारण है जिसमें सरकार को, कानून को, सबको मेरी मदद करनी चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, चूँकि वो सरकार का काम है। एक फर्जी कर्मचारी ठग, बहुत पुराना ठग है, देखिए उसका एक ये रिकॉर्ड भेजा है किसी पुलिस ऑफिसर साथी ने ही मेरे पास। ये
2012 का मामला है, 29 अगस्त 2012 का। तब शायद जो है जवान हुआ ही हुआ होगा ये ठग राकेश कुमार शर्मा, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में धोखाधड़ी से नौकरी पाने में सफल हो गया एक्सरे टेक्नीशियन की। उसकी जो डिप्लोमा है वो फर्जी है, उसकी मार्कशीट फर्जी है, सारा कुछ फर्जीवाड़ा है। मैंने उसकी शिकायत कर दी केवल कि भाई ये फर्जीवाड़ा है, इसके खिलाफ एक्शन लो, जांच करो, इसको बर्खास्त करो सेवा से, इसे जेल भेजो, रिकवरी करो। इतनी सी बात को लेकर साथियों लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। चूँकि वो ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ दुर्भाग्य से जन्म से, लेकिन कर्म से तो हजारों ब्राह्मणों जैसा हूँ। मैं अकेला ही, मेरे तमाम ब्राह्मण साथी हैं संगठन में, तमाम कहते हैं साहब आप कहीं से कुछ है ही नहीं, आप तो मतलब ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, चूँकि लड़ते भी हैं, प्रवचन देते हैं तो ब्राह्मण भी हो गए, आपको तो व्यापार आप करते नहीं हो, शूद्र का कोई कर्म नहीं करते हो। तो जो ये नीच लोग जो धोखाधड़ी करके फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी पाने में सफल हो गया, उसने कई लड़कियों के साथ बलात्कार किए। बाकायदा एक मुकदमा दर्ज है उसके खिलाफ गैंग रेप का, 787/2022 थाना नेवसराय दक्षिणी दिल्ली में। ये एक मुकदमा उसके खिलाफ साथियों दर्ज और हुआ था जब वो नौकरी पर नहीं लगा था, नौकरी पर लगने से पहले। देखिए ये AK नारंग हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 6th फ्लोर लोक नायक भवन नई दिल्ली, जिन्होंने इसकी शिकायत की थी वर्सेस राकेश कुमार शर्मा सन ऑफ श्री हरिशंकर शर्मा। ये विदेशी जो मुद्रा होती है उसका कारोबार करता रहा होगा उस वक्त गैरकानूनी ढंग से, और इसमें साफ साफ लिखा है साथियों इसका कि इसके पास से जो है अनऑथराइज डीलर बन गया था ये फॉरेन एक्सचेंज में वहाँ, और US डॉलर 41 पाए गए, 986 UK की कोई पाउंड होती होगी वो है, और 3199 कोई DM नाम की करेंसी होती होगी, मैं तो जानता नहीं हूँ करेंसियों के बारे में, 11,630 कनेडियन डॉलर, और 16,160 फ्रैंक कोई करेंसी होती होगी, 5780 कोई द्राहम नाम की करेंसी होती होगी, और SAR नाम की भी कोई करेंसी होती होगी, 1100 वो निकले, 7,000 KD 10 and or 20 from person other than unauthorized dealers in foreign exchange without any previous general and special permission of RBI and thereby committed on an offence punishable under section 56 FERA 1973. The complaint was filed by Sri AK Narang, enforcement officer, और दैट डीट बहुत बड़ा ऑर्डर है, कन्विक्ट हुआ है यानी सज़ा हुई है 2012 में आके 25,000 रुपये जुर्माना। तो ये मामला भी उसने अपनी सरकारी नौकरी प्राप्त करते वक्त छुपाया। 2-2, 3-3 लड़कियों के साथ फर्जी विवाह किए, वो छुपाया, और बहुत सारी अनरेगुलरिटीज़ गैर कानूनी काम उस आदमी ने किए। लेकिन उसका सौभाग्य है कि वो किसी ब्राह्मणी के पेट से जन्मा है, लेकिन कर्म उसके अति नीच किस्म के हैं। कहीं से भी ब्राह्मण नहीं है, मांस खाता है, मदिरा पीता है, व्यभिचार करता है, पराई स्त्रियों के साथ उनका शील भंग करता है, लड़कियों का शील भंग करता है। कुंवारी कन्या के साथ उसने ऐसा किया, और उसको फिर भी धूर्त, वो जो ये मैं बता रहा था, इसकी जो रिकॉर्डिंग मैंने कल सुनाई थी आपको, वो कह रहा था साहब गांव की बेइज्जती कर दी। अरे सुअर की बच्चे, गांव की बेइज्जती तो तुमने कर दी सबने, कि तुम एक दुराचारी, बलात्कारी, व्यभिचारी आदमी को, जो हमारे गांव की इज्जत को लूट ले गया, एक कुंवारी कन्या के साथ जिसने गैंगरेप करवाया, उसके 3-3 गर्भस्थ शिशुओं की हत्या करवाई, उसे 18 साल तक बंधक बना के रखा। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पुकारती रही, आज भी चीख चिल्ला रही है, आज भी उसी की कैद में है। तुमने उसकी कोई सहायता नहीं की, एक ने भी कभी ये नहीं पूछा जाके बेटी तुझे हमारी सहायता की ज़रूरत है तो बता, हम तुझे इस कैद से मुक्त कराएंगे, किसी पैसे की ज़रूरत है, कुछ और ज़रूरत है तो बता। और जिसने मदद की, सहायता की, जिसने उसकी कैद के दरवाजे तोड़ डाले, उसको संरक्षण दिया, सम्मान दिया, न्याय दिलाया, अधिकार के लिए लड़ना सिखाया, उसे भंगी घोषित कर दिया कि वो गांव का अपमान कर रहा है। अरे वाह भाई वाह,
तुम्हारा किस तरह का मान है, किस तरह का सम्मान है, किस तरह की सोच है, किस तरह की तुम लोगों की घृणित मानसिकता बना दी गई है, ये समझ से परे है। तुम इस तरह घृणा के, नफरत के बीज बो रहे हो समाज में, राष्ट्र में। यही तो कारण रहा कि हम कभी मुगलों के गुलाम रहे, कभी हुओं के, कभी अंग्रेज़ों के, कभी किसी के, कि तुमने सत्य की पहचान नहीं की, सत्य के लिए नहीं लड़े, केवल अपने नकली संस्कारों के लिए, जातीय अहंकार के लिए, झूठ के लिए, छल के लिए, बेईमानी के लिए लड़े और हमेशा झूठे, बेईमान, धोखेबाज, गद्दार, अपराधी किस्म के लोगों के पक्ष में खड़े हो गए, चूँकि वो तुम्हारी जाति या बिरादरी के थे। और जो लोग सत्य के लिए लड़े उनसे तुमने शत्रुता पाल ली, उनको मारा पीटा, उनको डेमोरलाइज किया, उनको हीन भावना से ग्रसित किया। लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि मदन लाल आज़ाद न किसी हीन भावना से ग्रसित है, न किसी से डरता है। त्रिदेव की शक्ति जिसके पास हो, वो किसी चोर से, लफंगे से, बलात्कारी से, ठग से, बेईमान से, धोखेबाज से, अपराधी से कभी नहीं डरता। और सर्वनाश सुनिश्चित हो जाता है इन्हीं सब बातों से। महाभारत में एक अकेली स्त्री के अपमान के लिए पूरे वंश के वंश मिटा दिए गए थे अत्याचारियों के, न केवल हस्तिनापुर वालों के बल्कि बाकियों को भी घेर घोट के वहीं ले आया गया था सबको। तो भूलो मत उन तमाम घटनाओं को। राष्ट्रभक्ति का परिचय दो, अपने झूठे अहंकार को, मन के कुविचारों को मलमूत्र की तरह त्याग दो। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा कि साहब माफ़ी मांगते हैं। मेरी कोई किसी के शरीर से दुश्मनी नहीं है, शरीर तो सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। मैं किसी को क्या माफ़ करूंगा? परमात्मा नारायण जो बैठे हुए हैं, जो ये सब करवा रहे हैं मुझसे, वो खुद देख लेंगे कि किसको माफ़ करना है, किसको दंडित करना है। और मेरी किसी शरीर से कोई झगड़ा भी नहीं है, मुझे कोई लेना देना भी नहीं है किसी के शरीर से। लेकिन तुम्हारी उस जहरीली राष्ट्र विरोधी गद्दार मानसिकता से अवश्य मेरी शत्रुता है और मैं उस तुम्हारी मानसिकता को ख़त्म करूँगा, ख़त्म कर देना चाहता हूँ। चूँकि तुम अकेले गोली मारने वाले नहीं हो मुझे जो इस तरह की धमकी देते हो, मेरे लिए तो हज़ारों हैं ऐसे। और सबका यही कारण होता है, या तो वो किसी ठग का गुर्गा होता है, या किसी फर्जी कर्मचारी का, या किसी बेईमान का, या किसी अपराधी गिरोह का। उनकी यही तो शत्रुता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मानसिकता पवित्र बने, राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो, और जो अन्याय हमारी उस लाड़ों के साथ हो रहा है आज भी, उस अन्याय को मिटाने के लिए सामने आओ। मैं भी सहयोग करूंगा उसमें, ऐसा नहीं है कि मैं सहयोग नहीं करूंगा। उसको, उस अन्याय से मुक्ति दिलाओ, उसकी कैद के दरवाजे तोड़ो। तो अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है और सच में तुम मर्द के बच्चे हो, किसी के, राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो, ईश्वर को मानते हो, धर्म को मानते हो, तो उसकी कैद के दरवाज़ों को तोड़ो, उसको मुक्त करो उस कैद से जो एक बलात्कारी गैंग ने उसको कैद बना रखा है, अपने बंधक में बांध रखा है, और उससे उल जलूल उल्टे सीधे काम करवा रहे हैं, ब्लैकमेल करके, उसको डरा के, धमका को के। आज के दौर में जब वो मुक्त थी, स्वतंत्र थी, 2-2 फ़ोन रहते थे उसके पास, आज उसके पास एक फ़ोन तक नहीं है, फ़ोन तक छीन लिया गया है उसका। और तुम कहते हो कि तुम न्याय के पक्ष में खड़े हो, गांव का मतलब नाम रोशन करना चाहते हो, गांव को बदनामी से बचाना चाहते हो। वो बदनामी नहीं लगी तुमको कि उसको सरेआम ये घोषित कर दिया गया कि वो चरित्रहीन है, वैश्यावृत्ति करती थी, वैश्यावृत्ति करके उसने ये सामान जोड़ा है, ये कपड़े लाई है, ये जेवर लाई है, और मदन लाल आज़ाद उसकी दलाली करता था। तब तुम्हें शर्म नहीं आई? तब तुम्हारा खून नहीं खौला किसी का कि कैसे कह दिया उसने हमारी बेटी को, बहन को ऐसे? क्यों नहीं उसके खिलाफ तुमने शिकायत करवाई? क्यों नहीं उस पापी को जेल भिजवाया? उल्टा उसके पक्ष में खड़े हो गए तुम सब, और उस मतलब पीड़ित लड़की को ही, जो गैंग रेप का शिकार बनी, जिसके गर्भस्थ शिशुओं तक को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका हर अधिकार छीन लिया गया, जिसकी गरिमा और सम्मान को तार तार कर दिया एक जालिम ने, दुष्ट ने, बलात्कारी ने, और कानून भी मौन रह गया चूँकि वो स्टेटमेंट नहीं दे पाई अकेली होने के कारण, भय के कारण उस गैंग के खिलाफ। अगर तुम सब उसका सहयोग करते, साथ खड़े होते उसके, तो किसकी हिम्मत थी, किसकी सामर्थ्य थी कि आज के इस वर्तमान दौर में कोई एक वयस्क लड़की को, स्त्री को इस तरह विवश कर दे, लाचार कर दे, कैद कर ले। लेकिन तुम्हारी नपुंसकता, तुम्हारे कुसंस्कार,
तुम्हारी छल और बेईमानी की घटिया सोच और आदतों के कारण एक स्त्री को पल पल मरना पड़ रहा है। जीवन जीने के लिए, श्वासें तक लेने के लिए उसे किसी और की अनुमति की आवश्यकता होती है, और तुम मुझे मारने की बात करते हो। अरे धूर्त हो, मुझे मारना इतना सरल होता तो अब तक कौन कौन नहीं मार चुका होता। मुझ पे तो सैकड़ों बार गोलियां चली हैं, सैकड़ों बार मुकदमे दर्ज हुए हैं, जेल तक में जो है मारने का प्रयास किया गया है, इनकाउंटर तक करने का किया गया है। मैं नक्सलियों की फील्ड में जाता हूँ, आतंकवादियों के यहाँ जाता हूँ, तमाम गुंडे माफियाओं से देश भर में लड़ता हूँ। पुलिस मुझे सुरक्षा देना चाहती है तो भी मैं सुरक्षा नहीं लेता, चूँकि मुझे कोई भय नहीं है। मुझे पता है कि मुझे कोई भी अपराधी, ठग, बेईमान मार नहीं पाएगा। मेरा शरीर इतना वज्र का है, नारायण का कवच मेरे पास है कि उसे कोई भी ठग, बेईमान, अपराधी भेद नहीं पाएगा। मुझसे लड़ने की बात करते हो, तुम लड़ पाओगे? लड़ो, लड़ सकते हो तो। मैं तो चुनौती देता हूँ पूरे हिंदुस्तान के तमाम ठगों को, अपराधियों को, बेईमानों को, माफिया गैंग्स को, शासन को भी, कि वो जो कर सकता है कर ले, लेकिन मुझे रोक नहीं पाएगा हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने से, सबका भुगतान करवाने से, सब लोगों को जन्म और जाति के आधार पर नहीं बल्कि उनके कर्म के आधार पर सम्मान और सुरक्षा दिलाने से। कोई रोक सकता है तो रोक लेना, प्रयास कर लेना, खुला चैलेंज है मेरा। मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा किसी भी चीज़ से। दुनिया की हर उस कैद को तोड़ दूंगा जो भी किसी अन्यायी ने, शोषण करने वाले ने किसी मजलूम पर, मजबूर पर, स्त्री पर, पुरुष पर, बूढ़े पर, बच्चे पर, जवान पर लगा दी होगी। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।